तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पॉलिटी की इस MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को ऊपरी सदन में रखा जाता है। द बजट इज प्लेस्ड इन द अपर हाउस एट द एंड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच इन द लोकसभा। तो ये बात सही है। दूसरा है, इसे लोकसभा में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। It is presented, the budget is presented to the Lok Sabha on the last working day of February। तो ये भी सही है, ठीक है। तो फरवरी में लास्ट डे को, ठीक है, बजट लाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी नहीं, लोकसभा में 1 फरवरी को आता है बजट, ठीक है। और 31 जनवरी के आसपास इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्शन करना होगा कि ए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि 1 फरवरी को बजट को लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक स्टेटमेंट में देख चुके हैं। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। जो भी चार्ज्ड केसेस होते हैं, चार्ज्ड द एक्सपेंडिचर दैट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट। उनमें वोटिंग नहीं की जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है, इट इज़ इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट। हाँ, ऑब्लिगेटरी पेमेंट होता है, ठीक है, अधिकृत भुगतान होता है कि ये तो होने ही होने हैं, इसमें कोई वोट नहीं कराया जाएगा हर बार, ठीक है। वो चेंज भी नहीं होते हैं। अगर कोई चेंज होता है तो चेंज होने के बाद में भी उनमें वोटिंग नहीं होती है क्योंकि वो कंपल्सरली कट होना होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसलिए इसका स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिकता निधि का निर्माण करने के लिए अधिकृत किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑथोराइज्ड द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हाँ, हमारे पास में एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, आर्टिकल नंबर 267 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मीट एनी अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर। यह निधि सरकार को अपूर्वानुमानित व्यय करने में सक्षम बनाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगला है, भारत में लेखा परीक्षा व्यय की विधिक पहलू के साथ ही तकनीकी पहलू से भी संक्षिप्त होती है। Audit in India is equally concerned with the legal and technical as well as property aspect of expenditure। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला स्टेटमेंट, इसका जो रीज़न दिया है वो, जिस उपबंध के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षा करता है उसके अनुसार वह यह देखता है कि कोष में उपलब्ध धनराशि का विधिक एवं युक्तियुक्त तरीके से व्यय किया गया है या नहीं। सरकार ने जिन कार्यों के लिए यह धन दिया है उनमें इसे लगाया गया है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की जो भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो सही है, इसका आंसर डी है। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं करता है। फाइनेंस कमीशन डज नॉट रिकमेंड ऑन, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स में से बाकी में तो रिकमेंड करता है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी अलॉटेड टू द स्टेट्स फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो उसमें उनका कोई भी रिकमेंडेशन
नहीं आता है, ठीक है। जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उससे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें फाइनेंस कमीशन कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है, तो इसका सी हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर्स होते थे, सारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो जो भी हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें ये सारे मेंबर्स होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, इट इज़ को एग्जिस्टिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के साथ साथ जो के पास में जो पावर्स हैं उसके साथ में ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होती है। अगला है, ये अनुच्छेद 1, 2, 3 में उल्लेखित है, तो ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 में ही है प्रेसिडेंट के पास में जो ऑर्डिनेंस पावर है। तीसरा है, संसद में दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभाव हो गई, it shall cease to operate on expiry of 6 weeks from the assembly of the parliament, तो ये हाँ सही है। 6 वीक्स के बाद में अगर इसको एज अ बिल प्रेजेंट करके नहीं पास कराया गया तो फिर ऑर्डिनेंस की जो भी ऑर्डिनेंस लागू नहीं होता है, वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है 6 मंथ्स के बाद में। और लास्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता, कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसको विड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो कि गलत स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा था, तो इसका आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मैं बता दूं कि इस चैनल पे एक हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे, इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, सारे ही चार्टर एक्ट्स को हमने पढ़ रखा है, तो उसको रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। और ये सारे एक्ट्स एक्चुअली इनके जो बेसिक्स हैं वो हमें बिल्कुल हमारी फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए, तो आप उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल देख सकते हैं और उसको देखने के बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 1935 के भारत के सरकार अधिनियम के ऊपर है, उसमें इसके साइलेंट फीचर्स पूछ रहा है। तो पहला है, ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ था, ये भी था, बिल्कुल था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, हाँ थी। डायरार्की एट सेंटर था, हाँ, क्योंकि डायरार्की एट द प्रोविंसेस जो था उसको हटा करके डायरार्की एट सेंटर किया गया था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाएगी। और फोर्थ जो था, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन द स्टेट्स, डायरार्की इन द स्टेट्स को अबॉलिश करके डायरार्की एट सेंटर किया गया था। यहाँ पे ये चारों ही स्टेटमेंट इसके फीचर हो जाते हैं। अगला है, संघ और राज्यों के लेखा खातों में का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा? द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाई। तो जो भी स्टेट्स एंड यूनियन के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो निर्धारित कैसे किए जाते हैं, उनका रख रखाव कैसे निर्धारित किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद CAG ऑफ इंडिया। और आज की इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बनाया था? The erstwhile planning commission was described as economic cabinet by, तो उसका आंसर है अशोक चंद्र, ठीक है। तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, हमें पता है, जिसको कि रिप्लेस करा था नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने। तो जो प्लानिंग कमीशन थी उसको इकोनॉमिक कैबिनेट भी कहा जाता था, और किसने कहा था? अशोक चंद्र ने कहा था।
तो ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, अभी हमने इसके पहले यूपी स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ चलाई है, स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ चलाई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आरओ एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। प्री में उस टाइप के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि यूपी स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि अगर आप उस सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप उनको क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं उस सीरीज़ को बीईओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी हेविली यूपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज़ चलाई हुई है। पॉलिटी के एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और उन पेड ग्रुप्स में ऐसी ही पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ाई कराई जा रही है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पे वो पीडीएफ्स बनाई जा रही हैं। आपको फिर उस मटेरियल के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको उस मटेरियल को फॉलो करके काफ़ी अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है और एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो सकता है। तो फॉलो करते रहिए चैनल को, और आप हमारी पीडीएफ्स को फॉलो करिए, पीडीएफ्स लीजिए और उनको रिवीजन के लिए यूज़ करिए, अपना मेन मटेरियल बनाइए, बिल्कुल कंसोलिडेटेड मटेरियल रखिए अपने पास में, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रेंथन हो सके।